BTTH प्रतिभा से अजेय तक अध्याय 1 कभी भी प्रतिभाहीन नहीं वेब नॉवल। द प्रैक्टिशनर 3 स्टार। जादुई परीक्षण स्मारक पर बने 3 चमकीले लगभग चकाचौंध कर देने वाले अक्षरों को निहारते हुए युवक भावहीन बना रहा। हालांकि गौर से देखने पर उसके होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई दी। उस युवक के मुस्कुराते चेहरे से धोखा मत खाओ, मन ही मन वह कोस रहा था। उसकी लो हुआंगची विधि उसे इस कदर थका रही थी कि वह इसे बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। उस युवक ने बड़ी खूबसूरती से मुड़ा और आस्तीन लहराते समय उसका दाहिना हाथ अनजाने में उसके कपड़ों को छू गया। उसने बादल का एक टुकड़ा भी नहीं हटाया, लेकिन अनगिनत युवतियों का दिल जीत लिया। संक्षेप में, मूल वाक्यांश चीनी कवि जू जिमो की कविता कैम्ब्रिज को फिर से अलविदा कहना से लिया गया है, जिसका अर्थ है बादल का एक तिनका भी नहीं हटाना। 3 स्टार डो प्रैक्टिशनर। छोटे कबीले के नेता का परीक्षा परिणाम 3 स्टार डो प्रैक्टिशनर का है। जादुई परीक्षण पत्थर की पट्टिका के पास एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने पट्टिका पर प्रदर्शित जानकारी पर एक नज़र डाली। उसका चेहरा उत्साह से भर उठा और राहत की एक बूंद उसकी आंखों के कोने में आ गई। वह तो अपने रिकॉर्ड बुक में परिणाम लिखना भी भूल गया था। एक महान अधेड़ उम्र के उस व्यक्ति के मुंह से निकले ही थे कि उन्होंने हलचल भरे चौक में काफ़ी हलचल मचा दी। 3 स्टार डो प्रैक्टिशनर। हे भगवान, नन्हे कबीले के नेता ने कितनी साधना की है। क्या यह नहीं कहा गया था कि जैसे जैसे प्रगति होती है ये और कठिन होता जाता है। मैंने अपने चचेरे भाई शियाओ यू से सुना है कि जियानान अकादमी की प्रवेश रेटिंग में 20 वर्ष से कम आयु के 3 स्टार डो प्रैक्टिशनर को सी ग्रेड माना जाता है और 6 स्टार तक पहुंचना सर्वोच्च है, जो कि एस ग्रेड है। छी, नन्हा कबीले का सरदार इस साल सिर्फ 14 साल का है। मैं छोटे कबीले के नेता के मुकाबले बिल्कुल तुच्छ हूँ। मैंने कबीले को सचमुच शर्मिंदा किया है। अगर कबीले का मुखिया उसका पिता न होता तो वह इतनी जल्दी साधना कैसे कर पाता। हे, भले ही कुल का मुखिया तुम्हारा पिता हो, फिर भी तुम नन्हे कुल के नेता जितनी तेजी से साधना नहीं कर पाओगे। क्या तुम्हें पता है कि नन्हे कुल के नेता की साधना गति कुल के इतिहास में बेजोड़ है। क्या आप जानते हैं कि छोटे कबीले के मुखिया ने ये साल कैसे बिताए हैं। मैंने सुना है कि वह हर दिन नींद और भोजन का त्याग करते हैं और अक्सर देर रात तक साधना करते हैं। वुटान शहर में मशहूर युवा प्रतिभा की कहानी महज अफवाह नहीं है। आखिर दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है। कौन जाने, शायद छोटे कबीले के नेता ने अपने पिछले जन्म में दुनिया को बचाया हो या कुछ और। चेहरे पर उदासीन भाव लिए हवा की तरह चलते हुए उस युवक के चेहरे पर आश्चर्य और ईर्ष्या के भाव उभर आए, जिसके कारण स्वाभाविक रूप से उसके होठों के कोने धीरे धीरे ऊपर उठने लगे। वह युवक धीमी गति से चौक की ओर वापस चला गया। अब तक उसके चेहरे पर अधिकार का भाव स्पष्ट रूप से झलक रहा था। उसकी निगाहें तेज थीं। छोटे कबीले के मुखिया की गरिमा ने तुरंत ही सभी उद्घोषकों और शोर मचाने वालों को चुप करा दिया। किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि उसकी निगाहों से नजरें मिलाए। छोटे कबीले के मुखिया, आपने बहुत मेहनत की है। लाइन में इंतजार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप वापस हवेली में जाकर आराम कर सकते हैं। जब मुझे छोटे कबीले के नेता के रूप में एक उदाहरण पेश करना चाहिए तो मैं नियमों को कैसे तोड़ सकता हूँ। धीमी सी आवाज़ भीड़ के कानों तक पहुंची। वह युवक चुपचाप वापस कतार की आखिरी पंक्ति में चला गया। भले ही वह कतार के अंत में था, लेकिन सितारा तो सितारा ही था, जो चमकता और दमकता रहता था। सच तो यह है कि जियाओयान का दिल पहले से ही चीखने को तैयार था। अगर मैंने डो प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंचने के बाद उस विचित्र लो हुआन क्यूई विधि का अभ्यास न किया होता तो मैं अब तक कम से कम 6 स्टार डो प्रैक्टिशनर बन गया होता। जिस रहस्य ने उसे इतना शक्तिशाली बनाया था वह केवल उसे ही पता था। वह दोउची महाद्वीप का मूल निवासी नहीं था, बल्कि एक पुनर्जन्म लिया हुआ व्यक्ति था। एक दुर्घटना के कारण उनका अप्रत्याशित रूप से एक नीले ग्रह से पुनर्जन्म हुआ। जब दूसरे लोग अभी अपनी शैशवावस्था में ही थे, तब उन्होंने अपने जीवन भर के अनुभव से यह गहराई से समझ लिया था कि साधना की शुरुआत कम उम्र से ही होनी चाहिए। जब वह 4 साल का था और मुश्किल से चलना और बोलना सीख रहा था, तभी उसने अपने कबीले के अन्य लोगों को देखकर और उनकी नकल करके साधना शुरू कर दी थी। उनकी साधना यात्रा 4 साल की उम्र में शुरू हुई। 2 जन्मों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति की मानसिकता पर भरोसा करते हुए उन्होंने न केवल कुल के इतिहास में सबसे तेज गति से डो प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंचने का रिकॉर्ड तोड़ा, बल्कि रिकॉर्ड रखे जाने के बाद से पूरे वुटान शहर में सबसे तेज साधना करने वाले व्यक्ति भी बन गए। अक्सर कहा जाता था कि प्रतिभा का मार्ग हमेशा कष्टदायी होता है। हालांकि वास्तविकता अक्सर इसके बिल्कुल विपरीत होती थी। कुछ लोग ठंडे पानी पीते समय मुंह में टूथपिक फंसने जितनी बदकिस्मती से बच गए, वहीं कुछ अन्य लोग सड़क किनारे तियान श्रेणी की डो तकनीक पर मोहित हो गए। 3 साल पहले इस युवा प्रतिभाशाली ने अपनी प्रतिष्ठा के शिखर पर पहुंच गए थे। अब उनका नाम और भी अधिक प्रसिद्ध था और उनकी शक्ति उनके साथियों में अद्वितीय थी। वे लंबे समय से कबीले के भविष्य के प्रकाश स्तंभ रहे थे। यही कारण था कि उन्हें हमेशा एक प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में जाना जाता था।
ऊंचे चबूतरे पर 3 कबीले के बुजुर्ग और वर्तमान कबीले के मुखिया शियाओ जान सभी उस युवक पर नजर रखे हुए थे। बड़े बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाई और जितना अधिक समय तक वे उसे देखते रहे उन्हें वह दृश्य उतना ही सुखद लगा। उन्होंने कहा, इस बच्चे की साधना की गति सचमुच आश्चर्यजनक है। मैं 14 वर्ष की आयु में केवल 7वीं अवस्था का दो शिष्य था। उस समय मुझे बहुत खुशी हुई थी। दूसरे बुजुर्ग ने भी धीरे से सिर हिलाया और कहा, समय आने पर हमारा शियाओ कबीला निश्चित रूप से वुतान शहर का सबसे बड़ा कबीला होगा। तीसरे बुजुर्ग ने भी संतुष्टि से सिर हिलाया और कहा, शाओ जान, तुम्हारा बेटा प्रतिभाशाली है। कुल के मुखिया जियाओ जान ने अपने प्रतिभाशाली बेटे को चिंता भरी नजरों से देखते हुए आह भरी, अफसोस, ये बच्चा जियाओ यान हर मामले में अच्छा है, लेकिन वह बहुत ही गंभीर और कर्मठ है। वह साधना में इस तरह तल्लीन हो जाता है मानो उसका जीवन इस पर निर्भर करता हो। केवल जियाओजान ही जानता था कि उसके बेटे की ताकत भाग्य का परिणाम नहीं थी, बल्कि दैनिक कठोर अभ्यास और अथक साधना से प्राप्त हुई थी। कई साल पहले पत्नी को खोने के बाद उन्होंने अपने बेटे का पालन पोषण अकेले ही किया। उनके जीवन की सबसे बड़ी इच्छा यही थी कि उनका बेटा सुरक्षित और स्वस्थ रूप से बड़ा हो। उन्हें असाधारण रूप से शक्तिशाली बेटे की चाह नहीं थी। अगली बारी शियाओ मेई की। परीक्षक की आवाज़ सुनकर पास में खड़ी एक लड़की, जो वसंत ऋतु की तरह कोमल निगाहों से चुपके से शियाओ यान को देख रही थी, आखिरकार होश में आ गई। भीड़ से बाहर निकलते ही, लड़की के प्रकट होते ही उसके आसपास की पहले की शांत फुसफुसाहट फिर से शुरू हो गई। थोड़ी सी स्नेह भरी निगाहों से भरी कई निगाहें उस पर टिक गईं। लड़की की उम्र 14 वर्ष से अधिक नहीं थी। हालांकि उसे बेहद खूबसूरत नहीं कहा जा सकता था, फिर भी उसके युवा चेहरे में एक सूक्ष्म आकर्षण था। प्राचीन काल से ही मनुष्य सौंदर्य की सराहना करते आए हैं, और वह सफलतापूर्वक पूरे दृश्य का केंद्र बिंदु बन गई थी। एक गहरी सांस लेने के बाद लड़की आगे बढ़ी और शाओ यान की तरह ही जादुई परीक्षण स्मारक पर अपना हाथ रखा। कुछ ही देर में गहरे काले पत्थर से एक बार फिर तेज रोशनी निकलने लगी। 2 शिष्य, 7वां चरण। शाओ मेई, 7वें चरण की 2 शिष्या। परीक्षा परिणाम देखकर तीनों बुजुर्गों ने हल्के से सिर हिलाया। 14 वर्ष की आयु में 7वें चरण का 2 शिष्य होना कुल के लिए साधना का एक प्रमुख लक्ष्य था, लेकिन शियाओ यान की तुलना में ये कुछ फीका सा लग रहा था। परिणाम घोषित होते ही लड़की के चिंतित गाल गर्व भरी मुस्कान में बदल गए। उसने तुरंत चौक में कतार की आखिरी पंक्ति की ओर देखा, हाथ हिलाए और चिल्लाई, शाओ यानगे, मैंने कर दिखाया। मैं आखिरकार 2 शिष्य उच्च स्तर पर पहुंच गई हूँ। लड़की की चीख सुनकर शाओ यान मुस्कुराया और सिर हिलाया। लड़की के परिणाम देखने के बाद चौक में चर्चा फिर से शुरू हो गई। अरे बाप रे, 7वें चरण का 2 शिष्य तो पहले से ही काफ़ी अच्छा है। इस रफ्तार से तो शियाओ मेई को एक सच्चा 2 अभ्यासी बनने में ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल लगेंगे, है ना? वह न केवल खूबसूरत है बल्कि प्रतिभाशाली भी है। अगर मुझे उसके जैसी पत्नी मिल जाए तो मैं सपने में भी हंसूंगा। आह, लेकिन छोटे कबीले के नेता के आसपास होने से हम में से किसी के भी बचने की कोई उम्मीद नहीं है। न सिर्फ शियाओ मेई, बल्कि वुतान शहर की हर युवती झूठ बोल रही होगी अगर वह ये दावा करे कि उसे उस पर क्रश नहीं है। भीड़ से मिल रही प्रशंसा की आवाज़ें सुनकर लड़की के गालों पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। उसकी छोटी बहन भी उसे शाओ यान के पास दौड़ने से नहीं रोक पाए। शाओ मेई ने उत्साह से शाओ यान की आस्तीन दोनों हाथों से पकड़ ली और अपना सिर झुकाते हुए उसकी आंखों में मुस्कान थी और उसने कहा, शाओ यान साहब, क्या मैं अद्भुत नहीं हूँ? मैं 2 शिष्य के 7वें चरण तक पहुँच चुकी हूँ और अब कुल के मुख्य शिष्यों में शामिल हो सकती हूँ। शाओ यान ने मुस्कुराते हुए शाओ मेई के छोटे से सिर पर धीरे से थपथपाया और कहा, आलस मत करो। 7वीं अवस्था का 2 शिष्य तो उच्च अवस्था की शुरुआत मात्र है। उच्च अवस्था में साधना के लिए तुम्हें एक एक कदम करके आगे बढ़ना होगा। प्रगति बहुत धीमी होगी। 2 अभ्यासी बनने से पहले तुम्हें अभी लंबा सफर तय करना है। उफ, शाओ यानगे, तुम तो प्रतिभावान हो, इसलिए साधना में स्वाभाविक रूप से तेज हो। हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं होता। इससे पहले कि शाओ मेई अपना वाक्य पूरा कर पाती, शोरगुल भरी भीड़ के बीच परीक्षक की आवाज़ गूंज उठी और उसने अगले नाम की घोषणा की। अगला वाला, जियो शुन एर। ये 2 शब्द सुनकर अब तक गंभीर दिख रहे शियाओ यान के चेहरे पर भी हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने धीरे से अपना सिर उठाकर देखा। कुल के सदस्यों के बीच चल रही गर्मागर्म बहस अचानक रुक गई। सभी की निगाहें बैंगनी रंग का गाउन पहने एक लड़की की गतिविधियों पर टिक गईं। यहाँ तक कि शियाओ यान भी अपवाद नहीं थी। उस लड़की का स्वभाव शांत और उदासीन था, मानो खिलते हुए कमल का फूल अपने शुरुआती चरण में हो। उसकी पुतलियां निर्मल और चमकीली थीं। उसकी कोमल, पतली भौहें और हवा में लहराते उसके 3000 बाल एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत कर रहे थे। खूबसूरती और स्वभाव के मामले में शाओ शुनेर निस्संदेह शाओ मेई से कुछ मायनों में आगे थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वहां मौजूद हर कोई उससे अपनी निगाहें नहीं हटा पा रहा था। शाओ शुनेर नाम की लड़की जादुई परीक्षण स्मारक तक चलकर गई। उसका कोमल हाथ आगे बढ़ा और उसने धीरे से पत्थर को छुआ।
उसके चेहरे पर उदासीनता थी, मानो कबीले के लिए सर्वोपरि ये परीक्षा उसके लिए कोई मायने नहीं रखती हो। सभी लोग सांस रोककर परिणाम का इंतजार कर रहे थे। अगर कोई प्रतिभा के मामले में शियाओ यान को भी पीछे छोड़ सकता था, तो वह सिर्फ यही लड़की थी जो उनके सामने खड़ी थी। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद स्मारक से एक बार फिर तेज रोशनी फूट पड़ी। द प्रैक्टिशनर, 2 स्टार। स्मारक पर अंकित अक्षरों को देखते ही चारों ओर क्षण भर के लिए सन्नाटा छा गया। शियाओ यान ने मन ही मन राहत की सांस ली। बस थोड़ा सा ही अंतर था, रिकॉर्ड टूटने से बाल बराबर। अरे मेरे परदादाजी, वह नन्हे कबीले के नेता बनने से बस एक सितारा दूर है। पिछले साल मिस शुनेर एक प्रथम श्रेणी की 2 प्रैक्टिशनर थीं। इस साल वास्तव में इस श्रेणी में आना बहुत ही अद्भुत है। कुछ क्षणों के मौन के बाद आसपास मौजूद युवकों ने अनजाने में ही मुंह भर लार निगल ली। उनकी आंखें विस्मय से भरी हुई थीं। 10वें चरण के शिष्य से अभ्यासी बनने पर व्यक्ति को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए छाती पर तारा चिन्ह धारण करने का अधिकार प्राप्त होता था। प्रत्येक तारा शक्ति का प्रतीक था, पहचान का प्रतीक था। वुतान शहर में 1-2 अभ्यासी किसी कबीले का स्तंभ होता था। 2 सितारा, 2 प्रैक्टिशनर जैसे चमकीले शब्दों को देखते ही शियाओ मेई के दिल में उमड़ रहा गर्व पूरी तरह चकनाचूर हो गया। उसने अनजाने में ही शियाओ यान की आस्तीन पर अपनी पकड़ ढीली कर दी। वह ईर्ष्या करने की हिम्मत भी नहीं कर पाए। संक्षेप में, ध्यान रखें कि यहाँ मूल कृति की पृष्ठभूमि का उपयोग किया जा रहा है, अर्थात ज़ियाओ यान एक पुनर्जन्मित व्यक्ति है जिसे इस दुनिया की कहानी का पता नहीं है। BTTH, प्रतिभा से अजेय तक अध्याय 2, एक मजबूत आत्मा वेब नॉवल। जादुई परीक्षण स्मारक पर दी गई जानकारी को देखते हुए उसके बगल में खड़े अधेड़ उम्र के परीक्षक, जो अब तक उदासीन थे, ने भी एक दुर्लभ मुस्कान दिखाई। उन्होंने लड़की से आदरपूर्वक कहा, सुश्री शुनेर, मुझे विश्वास है कि आप जल्द ही 2 मास्टर स्तर तक पहुंच जाएंगी। धन्यवाद। युवती ने हल्के से सिर हिलाया, उसके सादे चेहरे पर उसकी प्रशंसा की कोई खुशी नहीं झलक रही थी। वह चुपचाप मुड़ी और अनगिनत पुरुषों की प्रशंसा भरी निगाहों के बीच धीरे धीरे भीड़ के बिल्कुल अंत में खड़े प्रतिभाशाली युवक की ओर चल पड़ी। युवती वहीं रुक गई और सिर झुकाकर शियाओ यान की ओर हल्का सा प्रणाम किया। उसकी आंखों और भौहों पर मुस्कान थी और उसने कहा, शियाओ यान, आपका स्वागत है। उसके सुंदर चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान खिल उठी, जिसे देखकर आसपास की लड़कियां ईर्ष्या करने लगीं। शुनेर, मैं लगभग फिर से तुमसे पीछे रह गया था। कुल की सबसे चमकदार रत्न बन चुकी उस लड़की को देखकर, चाहे वर्षों में शियाओ यान की ताकत कितनी भी बढ़ गई हो या वह कितना भी परिपक्व हो गया हो, बचपन से उसके साथ रही वह लड़की उसके दिल में सबसे कोमल स्थान बनी रही। ये सच था कि उसे अक्सर अपनी ताकत का बखान करना और दिखावा करना पसंद था, और वह शियाओ मेई जैसी छोटी छोटी प्रशंसकों से मिलने वाली प्रशंसा और पूजा की चीखों में आनंद लेता था। हालांकि शुनेर के प्रति उनकी भावनाएं कभी नहीं बदलीं। सफल लोग ही आगे बढ़कर नेतृत्व करते हैं। लगता है कि भविष्य में मुझे आपको सीनियर सिस्टर शुनेर कहकर बुलाना पड़ेगा। शाओ यान गे, तुम फिर से शुनेर को चिढ़ा रही हो। शाओ शुनेर का छोटा सा चेहरा थोड़ा फूल गया। उसकी थोड़ी अपरिपक्व आवाज में गर्माहट और प्यार था। शाओ मेई उन्हें एक दूसरे से इश्कबाजी करते हुए देख रही थी। वह हल्के से हंस पड़ी और मन ही मन थोड़ी निराशा के साथ सोचने लगी, मैं कभी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मैं उससे आगे नहीं निकल सकती। परी तो तैयार है, पर राजा जियांग सपने नहीं देखता। गिरते हुए फूल प्रेम के लिए तरस रहे हैं, पर निर्दयी नदी बहती ही जा रही है। संक्षेप में, दोनों मुहावरे किसी महिला के एक तरफा प्यार को संदर्भित करने के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। छोटे कबीले के मुखिया और मिस शुनेर सचमुच स्वर्ग में बनी जोड़ी लगते हैं। वास्तव में वे बचपन के प्रेमी रहे हैं और दोनों में ही बहुत अधिक ताकत है और वे बेहद प्रतिभाशाली हैं। छोटे कबीले के नेता को सब इतना पसंद क्यों करते हैं? हमारे लिए भी कुछ छोड़ दो। पीछे से आ रही ईर्ष्या भरी चीखों के बीच शियाओ यान और शुनेर साथ साथ चौक से दूर चली गईं। नतीजों के लिए कतार में इंतजार करना, यह महज एक बहाना था। असली मकसद तो उस खूबसूरत महिला का इंतजार करना था। रास्ते भर शुनेर लगातार शियाओ यान के चुटकुलों से खुश होती रही और खूबसूरत मुस्कान बिखेरती रही। केवल उसके सामने ही शियाओ यान एक बेफिक्र, विनोदी 15 वर्षीय लड़के की तरह व्यवहार करता था। कबीले के बुजुर्ग और कबीले के मुखिया शियाओ जान ऊंचे चबूतरे पर खड़े होकर उन्हें ध्यान से देख रहे थे। बड़े बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए दोनों को और अधिक आकर्षक पाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह शियाओ यान लड़का और शुनेर एक दूसरे के लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। दूसरे बुजुर्ग ने धीरे से सिर हिलाया और कहा, अगर उन दोनों की शादी हो जाती है तो समय के साथ हमारा शियाओ कबीला निस्संदेह वुतान शहर का सबसे शक्तिशाली कबीला बन जाएगा। तीसरे बुजुर्ग ने भी सहमति में सिर हिलाया। केवल शियाओ यान के पिता और कुल प्रमुख चिंतित दिख रहे थे। शुनेर आखिरकार हमारे शियाओ कुल से नहीं है। ऐसे मामलों में निर्णय लेना मुश्किल है। केवल वही जानता था कि भले ही वह शुनेर के पिता से केवल एक बार मिला था, लेकिन वह समझ गया था कि उस व्यक्ति की ताकत निस्संदेह उससे कहीं अधिक थी और शायद उससे भी कहीं ज्यादा।
अगर हालात बिगड़ते और स्थिति खराब होती तो पूरे शियाओ कबीले को एक भयानक आपदा का सामना करना पड़ सकता था। आकाश में चंद्रमा चांदी की थाली की तरह लटका हुआ था, जिस पर तारे बिखरे हुए थे। एक पहाड़ी की चोटी पर शियाओ यान नंगे बदन खड़ा था। वह कठोर चट्टानों पर बार बार अपनी डोल तकनीक का अभ्यास कर रहा था। लगातार मुक्के और लातों से वह तब तक मजबूत चट्टानों पर प्रहार करता रहा जब तक उसकी डोलची समाप्त नहीं हो गई। उसकी यह शक्ति व्यर्थ नहीं मिली थी, साधना के अलावा वह डोल तकनीक के महत्व को भी समझता था। तकनीक के बिना ताकत मात्र क्रूर बल से अधिक कुछ नहीं थी। विश्वास करना मुश्किल है कि 15 साल बीत चुके हैं, जियाओ यान ने आह भरते हुए चमकते चांद की ओर देखते हुए खुद से बुदबुदाया। पिछले जन्म में शियाओ यान कई साधारण लोगों में से एक था। धन दौलत, सुंदरता, ये सब चीजें उसके जीवन में समानांतर रेखाओं की तरह थीं, जिनका उससे कभी कोई संबंध नहीं था। इसलिए अपने अतीत से सबक लेते हुए उसने दो ऊंची महाद्वीप में पहुंचकर लगन से साधना करने का संकल्प लिया। इसके अलावा उनके 2 जन्मों के संयोजन ने उनकी आत्मा को एक साधारण व्यक्ति की तुलना में आश्चर्यजनक रूप से अधिक मजबूत बना दिया, जो एक और महत्वपूर्ण कारण था कि वे अपनी साधना में आधे प्रयास से दोगुने परिणाम प्राप्त कर सके। 2 ऊंची महाद्वीप में आत्मा जन्मजात थी। शायद उम्र के साथ ये थोड़ी और मजबूत हो सकती थी, लेकिन ऐसा प्रतीत होता था कि आत्मा को विशेष रूप से विकसित करने की कोई तकनीक अब मौजूद नहीं थी। शाओ यान की ख्याति एक विलक्षण प्रतिभा के रूप में थी, फिर भी वह हमेशा अपने प्रति सख्त रहा और कभी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं करता था। आखिरकार ये शुनएर नाम की लड़की पुनर्जन्म लेने वाली नहीं थी, फिर भी उसकी साधना की गति आश्चर्यजनक रूप से उसके बराबर थी। इससे जियाओ यान पर दबाव दोगुना हो गया। वह स्वाभाविक रूप से कुएं की तलहटी से आकाश का अवलोकन करने के सिद्धांत को समझ गया था। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि वुतान शहर जियामा साम्राज्य का एक छोटा सा सीमावर्ती शहर मात्र था। शाही राजधानी में कहीं अधिक शक्तिशाली गुट मौजूद थे। शाओ यान की निगाहें अचानक तेज हो गईं और उसने तेजी से अपना सिर घुमाया। हालांकि अपने पीछे की आकृति को देखकर उसका सतर्कता भाव कम हो गया। उसने घने जंगल की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी आप आ गए। उनकी आध्यात्मिक बोध क्षमता किसी 2 मास्टर या यहाँ तक कि 2 ग्रैंड मास्टर से भी कहीं अधिक तीव्र थी। जियाओ जान अभी पास भी नहीं पहुंचे थे कि उन्हें जंगल में हल्की सी सरसराहट का आभास हो गया। जंगल में कुछ क्षणों की चुप्पी के बाद जियाओ जान की आवाज़ में थोड़ी बेबसी झलक रही थी। यानेर क्या तुम्हें अपने शरीर का ख्याल रखना नहीं आता? तुम हर दिन देर रात तक अभ्यास करती हो और सुबह जल्दी उठकर साधना जारी रखती हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम लोहे की बनी हो? एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति के प्रकट होने पर पेड़ की डालियां क्षण भर के लिए हिल गईं। हालांकि वह शाओ यान को डांट रहा था, लेकिन चांदनी में खड़े अपने बेटे को देखकर उसके होठों पर संतुष्टि की एक स्पष्ट मुस्कान आ गई। वह जितना अधिक देखता गया उतना ही अधिक प्रसन्न होता गया। साधना में बीच में ही हार मान लेना या अहंकारी और आत्मसंतुष्ट हो जाना सबसे बुरी बात थी। एक स्नेही पिता होने के नाते उन्हें स्वाभाविक रूप से ये देखकर खुशी हुई कि उनके बेटे ने अपनी प्रतिभा पर घमंड नहीं किया और लगन से साधना जारी रखी। वह व्यक्ति आलीशान भूरे रंग के वस्त्र पहने हुए था। चलते समय उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। उसकी घनी बाहें उसके चेहरे पर और भी दृढ़ता का भाव जोड़ रही थीं। वह वर्तमान में शियाओ कबीले का मुखिया होने के साथ साथ शियाओ यान का पिता, एक 5 सितारा 2 ग्रैंड मास्टर शियाओ जान था। पिताजी, क्या आप भी देर रात तक बिना आराम किए नहीं जागते? जैसे ही शियाओ यान ने उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देखा, उसका परिपक्व व्यवहार तुरंत गायब हो गया। उसके चेहरे पर मुस्कान और भी गहरी हो गई। हालांकि उसे अपने पिछले जीवन की यादें थीं, लेकिन उसके सामने बैठे इस पिता ने जन्म से ही उस पर असीम स्नेह बरसाया था। इन स्नेहों के कारण शियाओ यान पूरे दिल से उन्हें पिता कहकर पुकारने लगा। तुम 15 साल के हो चुके हो, है ना? 1 साल में हम तुम्हारा वयस्कता समारोह आयोजित कर सकते हैं और फिर तुम आधिकारिक तौर पर छोटे कबीले के नेता बन जाओगे। हालांकि कबीले के सदस्य पहले से ही शियाओ यान को छोटे कबीले के नेता के रूप में संदर्भित करते थे, लेकिन आधिकारिक घोषणा उनके वयस्क होने के समारोह तक इंतजार करना होगा। यह कोई बड़ी बात तो नहीं है ना? आखिरकार सब लोग मुझे पहले से ही इसी नाम से बुलाते हैं। यह अलग है। एक बार जब आप छोटे कबीले के नेता बन जाते हैं तो आपको अधिक शक्तिशाली जुबान श्रेणी की 2 तकनीकें सीखने का अवसर मिलेगा। हमारे कबीले की सर्वोच्च 2 तकनीकें जुबान श्रेणी की हैं। यानेर, यदि आप और अधिक शक्तिशाली बनना चाहते हैं तो अधिक शक्तिशाली 2 तकनीकों और ची विधियों तक पहुंच होना आवश्यक है। आपके लिए बेहतर होगा कि आप जल्द से जल्द उन्नत 2 कौशल का प्रशिक्षण शुरू कर दें। शाओ यान ने बस मुस्कुरा दिया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने अपने दाहिने हाथ की अंगूठी को छुआ। सच में उसे शक्तिशाली 2 तकनीक और ची विधियों की कोई कमी नहीं थी। ठीक है, मुस्कुराना बंद करो। मैं बस ये सुनिश्चित करने आया हूं कि तुम जल्दी आराम करने जाओ। कल हमारे यहाँ एक महत्वपूर्ण अतिथि आ रहे हैं। हे, मैं थोड़ा और अभ्यास करूंगा। अरे बदमाश, अपने कमरे में जाओ और अभी सो जाओ।
अगली सुबह जियाओयान अपने कमरे में अंगड़ाई ले रहा था, तभी बाहर से एक बुरी आवाज आई, तीसरे युवा स्वामी कुल प्रमुख आपको हॉल में बुला रहे हैं। शाओयान परिवार में सबसे छोटा था, उससे बड़े 2 भाई थे। हालांकि वे काफी समय पहले अनुभव प्राप्त करने के लिए बाहर चले गए थे और कभी कभार, आमतौर पर साल के अंत में, घर लौटते थे। कुल मिलाकर उसके दोनों बड़े भाई शाओयान, जो उनका सबसे छोटा भाई था, के प्रति काफी अच्छे थे। समझ गया, जियाओयान ने सहजता से जवाब दिया और नए कपड़े पहन लिए। फिर वह कमरे से बाहर निकला और बाहर इंतजार कर रहे हरे रंग के चोगे में एक बुजुर्ग व्यक्ति को देखकर मुस्कुराया, चलिए स्टीवर्ड मो। शाओयान के मन में जिज्ञासा का ज्वार उमड़ आया। आखिर किस तरह के महत्वपूर्ण अतिथि के आने पर उसके पिता को इतनी सावधानीपूर्वक तैयारियां करनी पड़ीं। BTTH प्रतिभा से अजेय तक अध्याय 3 समझदार शाओयान वेब नॉवल। उस युवक के कोमल चेहरे को देखकर हरे रंग का वस्त्र पहने बुजुर्ग व्यक्ति ने स्नेहपूर्वक सिर हिलाया और कहा, लघु कुल प्रमुख की साधना थोड़ी और मजबूत हो गई प्रतीत होती है। शाओयान ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, स्टुअर्ड मो, मैंने तो इसे कल ही टेस्ट किया था। इतनी जल्दी इसमें सुधार कैसे हो गया? हाँ, शायद नन्हे कबीले के नेता की अथक प्रगति की छाप ही इसका कारण है। शाओयान दरबारी के पीछे पीछे पिछले आंगन से होते हुए गया। अंत में वह स्वागत कक्ष के सामने गंभीर मुद्रा में रुका। उसने आदरपूर्वक दरवाजे पर दस्तक दी और फिर धीरे से उसे खोल दिया। हॉल काफी विशाल था और अंदर काफी लोग मौजूद थे। सबसे ऊंचे स्थान पर जियाओजान और 3 कुल के बुजुर्ग बैठे थे, जिनका कुल में अधिकार कुल के मुखिया से कम नहीं था। इन चारों के बाईं ओर कबीले के कुछ सबसे प्रभावशाली और शक्तिशाली बुजुर्ग बैठे थे। उनके बगल में युवा पीढ़ी के कुछ ऐसे लोग बैठे थे जिन्होंने कबीले के भीतर उत्कृष्ट उपलब्धियां हासिल की थीं। जब शाओयान पहुंचे तो हॉल में मौजूद सभी युवा पीढ़ी ने उनका दोस्ताना मुस्कान के साथ स्वागत किया। नमस्कार नन्हे कबीले के नेता। सुप्रभात नन्हे कबीले के नेता। छोटे कबीले के नेता की साधना में फिर से प्रगति हुई है। हे यानेर, तुम यहाँ हो, आओ बैठो। शाओयान को आते देख शाओजान ने उसकी ओर सिर हिलाया और हाथ से इशारा किया। मुस्कुराते हुए शाओयान ने सिर हिलाया और सीधे तीसरे एल्डर के ठीक नीचे वाली सीट पर जाकर बैठ गया। अब उसका दर्जा लगभग एल्डर्स के बराबर था और उसे उनके समकक्ष माना जा सकता था। शाओयान के बगल में शुनएर बैठी थी। शाओ कबीले में शुनएर की स्थिति काफी अनूठी थी। हालांकि कबीले में उनके पास कोई आधिकारिक शक्ति नहीं थी, फिर भी कबीले के मुखिया शाओजान भी उनके साथ बहुत सम्मानपूर्वक व्यवहार करते थे। ये कहा जा सकता है कि कबीले में उन्हें अपनी इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता थी। हालांकि जिस बात ने जियाओयान को थोड़ा आश्चर्यचकित किया वह ये थी कि जियाओजान द्वारा उल्लेखित महत्वपूर्ण अतिथि 2 बुजुर्ग पुरुष और एक युवा लड़की निकली जो लगभग उसकी उम्र की लग रही थी। उस युवती की सुंदरता शाओ मेई से भी कुछ अधिक थी और शायद कुल में एकमात्र व्यक्ति जिसकी तुलना उससे की जा सकती थी वह शाओ शुनेर थी, जो खिलते हुए हरे कमल के समान थी। लड़की के कानों में हरे जैद के नाजुक झुमके लटके हुए थे। हर हल्के हिलने पर उनसे मधुर झनकार निकलती थी जो उसकी सुंदरता को और भी निखार देती थी। इसके अलावा लड़की के उभरते हुए स्तनों के पास 3 सुनहरे सितारे कढ़ाई किए गए थे। जियाओयान की भौहें तन गईं जब उसने सोचा, 1/3 सितारा डो अभ्यासी। अगर इस लड़की ने अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बाहरी वस्तुओं का सहारा नहीं लिया है तो वह वास्तव में एक असाधारण प्रतिभा है जो मेरे साधना स्तर के बराबर है। वह वाकई मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की सदस्य होने की गरिमा को सार्थक करती है। लड़की के वस्त्र की कलाई पर बादल के पैटर्न वाली चांदी की तलवार की कढ़ाई देखकर शाओयान की आंखें सिकुड़ गईं और वह समझ गया कि वह मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से है। यदि शाओ कबीले को वुतान शहर का आधिपत्य माना जा सकता है तो मिस्टी क्लाउड संप्रदाय को शायद पूरे जियामा साम्राज्य का आधिपत्य माना जा सकता है। इसलिए उसके सामने खड़ी लड़की का नाम पहले से ही उसकी जुबान पर था, नालन यानरान। सीधे शब्दों में कहें तो वह उसकी मंगेतर थी। वह यहाँ क्या कर रही है? जियाओयान ने अपना सिर खुजाया। वह पूरी तरह से हैरान था कि नालन यानरान अचानक बिना किसी स्पष्ट कारण के मिस्टी क्लाउड संप्रदाय से इस दूरस्थ क्षेत्र में क्यों आ गई थी। वह अभी बालिग नहीं हुआ था, इसलिए सगाई का मुद्दा अभी नहीं उठाना चाहिए, है ना? नालन यानरान ने भी शाओयान के आने पर ध्यान दिया। उसे आश्चर्य इस बात का हुआ कि नालन यानरान की आंखों में वास्तव में दृढ़ता थी, मानो वह किसी प्रकार का संकल्प लिए खड़ी हो। वह खड़ी हुई और बेहद गंभीर स्वर में बोली, कुल प्रमुख शियाओ, मैं आज शियाओ कुल में सगाई रद्द करने आई हूँ। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। वहां मौजूद सभी लोग अचानक सन्नाटे में डूब गए। न केवल युवा पीढ़ी अचंभित थी बल्कि तीनों कुल प्रमुख और शाओजान भी पूरी तरह से हैरान थे। आखिर वो ऐसा क्यों करेगी? बचपन में होने वाले समारोहों का आयोजन आमतौर पर बड़ों द्वारा किया जाता था और इस मामले में यह आयोजन शाओयान के दिवंगत दादा शाओलिन और नालन यानरान के दादा नालन जी द्वारा उनके शुरुआती वर्षों में किया गया था।
कुछ समय पहले ही जियाओ जान ने नालन जी के साथ पत्रों का आदान प्रदान किया था और दोनों पक्ष एक दूसरे के बच्चों से बहुत प्रसन्न थे। जियाओ जान को नालन यानरान के आने की जानकारी कल रात से ही थी, इसीलिए वह चट्टानों पर जाकर जियाओ यान को जल्दी आराम करने के लिए मनाने गया था और उसने संकेत दिया था कि शायद इसके पीछे कोई अच्छा कारण हो। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल विपरीत निकली। शाओ जान और कबीले के अन्य बड़े बुजुर्गों ने हैरानी भरी निगाहों से एक दूसरे को देखा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ कहाँ हुई। शाओ जान ने उलझन में पूछा, भतीजी नालन, क्या कोई गलती हुई है? मैंने अभी कुछ देर पहले ही तुम्हारे दादाजी से चिट्ठी पत्री की थी और उसमें कहीं भी सगाई तोड़ने का जिक्र नहीं था। नालन यानरान ने उसके प्रश्न के सामने जरा भी संकोच नहीं किया और दृढ़ता से उत्तर दिया, यह मेरा अपना निर्णय है और इसका मेरे दादा या नालन कबीले से कोई लेना देना नहीं है। शाबाश। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी कि नालन यानरान इस मामले पर चर्चा करने के लिए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के केवल 2 वरिष्ठ प्रतिनिधियों को ही साथ लाई थी। ऐसा लग रहा था मानो उसने यह फैसला खुद ही लिया हो। ये कुछ भरोसेमंद दोस्तों के साथ घर से भागने जैसा था। अहम वातावरण में फैली उलझन को देखकर नालन यानरान के बगल में बैठे एक बुजुर्ग खड़े हो गए और शियाओ जान की ओर हाथ जोड़कर बोले, हे कुल प्रमुख शियाओ यानरान 5 वर्ष पहले मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल हुई थी। उसने साधना में असाधारण प्रतिभा दिखाई है और संप्रदाय प्रमुख का स्नेह प्राप्त किया है। संप्रदाय प्रमुख ने एक बार कहा था कि साधना का अर्थ हृदय को भी साधना करना है और एक साधक के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात स्वयं के प्रति सच्चा होना है। इसलिए मैं कुल प्रमुख शियाओ से यह निवेदन करना चाहता हूं कि क्या इस विवाह व्यवस्था को समाप्त करना संभव है? का शियाओ जान के हाथ में मौजूद जैड का प्याला अचानक एक जोरदार आवाज के साथ चूर चूर हो गया। हॉल का माहौल कुछ गंभीर हो गया। अगर नालन यानरान की कार्रवाई को आवेगपूर्ण माना जा सकता है तो गेये का रुख निश्चित रूप से आवेगपूर्ण नहीं था। इस पर पहले से ही चर्चा हो चुकी थी। कुछ ही क्षणों बाद अनगिनत निगाहें मानो किसी को खा जाने को बेताब हों गेये तिकड़ी पर टिक गईं। शियाओ जान और विभिन्न 2 ग्रैंड मास्टर्स की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि कबीले की कुछ युवा पीढ़ी जो केवल चौथे या 5वें चरण के 2 शिष्य थे ने भी दांत पीसने जैसी आवाजें निकालीं। अपमान। शाओ यान उनके छोटे कबीले के मुखिया और उनके कबीले के भावी मार्गदर्शक के रूप में उनका गौरव था, लेकिन अब वे सार्वजनिक रूप से उनकी शादी की व्यवस्था तोड़ना चाहते थे। ये शाओ कबीले के सभी सदस्यों के लिए एक करारा झटका था। ये तीनों को अचानक ऐसा लगा जैसे वे भेड़ियों की मांद में गिर गए हों, मानो भूखे भेड़ियों का झुंड उन्हें घूर रहा हो। जब तक भेड़ियों का राजा आदेश देता, चाहे वे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के हों या नहीं, हर कोई उन पर हमला करने के लिए दौड़ पड़ता। शाओ यान का व्यक्तित्व इतना आकर्षक था। ये ने बनावटी मुस्कान के साथ कहा, कुल प्रमुख शियाओ, हम समझते हैं कि आज हमारा अनुरोध कुछ हद तक असभ्य है, इसलिए मैं क्षमा के प्रतीक के रूप में कुछ लाया हूँ। इसके साथ ही उसने अपने भंडारघर से हरे रंग का एक प्राचीन जैड का डिब्बा निकाला। तुरंत ही हॉल में एक अनोखी सुगंध फैल गई। ये पिल्किंग बूहे की ओर से है। गेये के अपनी बात पूरी करने से पहले ही जियाओ जान ने मुट्ठी कस ली। एक हल्की हरी ऊर्जा धीरे धीरे उसके शरीर को ढकने लगी और अंत में एक मायावी शेर के सिर में तब्दील हो गई। यह शाओ वंश की सर्वोच्च श्रेणी की विधि थी, मध्यवर्ती जुबान वर्ग, प्रचंड सिंह क्रोध। जियाओ जान की प्रतिक्रिया देखकर गेये दंग रह गया। उसके हाथ चील के पंजों की तरह मुड़ गए, उनमें हरी ऊर्जा एकत्रित हुई और उसने सूक्ष्म लेकिन तीक्ष्ण तलवार की शक्ति का उत्सर्जन किया। मिस्टी क्लाउड सेक्ट की लो जुबान की हुई विधि, ग्रीनवुड स्वॉर्ड। जैसे ही उनकी आभाएं टकराईं, गेये के हाथों में मौजूद लकड़ी का बक्सा जमीन पर गिर गया। उस बक्से से अजगर की आंख के आकार की एक गोली लुढ़क कर बाहर आ गई। हालांकि अप्रत्याशित रूप से शियाओ कबीले के किसी भी सदस्य ने जमीन पर गिरी गोली की ओर एक नज़र तक नहीं डाली। गोली की मोहक सुगंध भी उनके क्रोध के आगे फीकी पड़ गई। गेये ने जमीन पर पड़ी गोली पर एक नज़र डाली और फिर अपने आसपास मौजूद सभी लोगों के भावों को देखा। ऐसे अनमोल खजाने की मौजूदगी में किसी की भी आंखों में लालच नहीं झलक रहा था, बल्कि उनके चेहरे क्रोध से भरे हुए थे। अंततः उसकी निगाह एक तरफ बैठे युवक पर पड़ी जो चुपचाप चाय पी रहा था, मानो वह कोई अजनबी हो, और इस पूरे समय उसने एक भी शब्द नहीं बोला था। गेये ने गलत अनुमान लगाया था। इस युवक ने वास्तव में पूरे कबीले को एकजुट कर दिया था। ये सचमुच एक अविश्वसनीय उपलब्धि थी। यहाँ तक कि मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में भी संप्रदाय के भीतर के विभिन्न गुट संप्रदाय के नेता के आदेशों का अंधाधुंध पालन नहीं करते थे। यानरन, क्यों न हम वापस जाकर इस मामले पर और विस्तार से चर्चा करें। तेज कदमों की आहट के साथ नालन यानरान ने एक कदम आगे बढ़ाया और गंभीर स्वर में कहा, 5 साल पहले जब मैं मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में शामिल हुई और संप्रदाय प्रमुख की शिक्षाओं का पालन किया, तो मुझे एक बात समझ में आई। मैं अपना जीवन कैसे जीऊंगी और किससे शादी करूंगी, ये फैसले मुझे, नालन यानरान को, खुद लेने होंगे। हॉल का माहौल अचानक शांत हो गया, यहाँ तक कि गेये भी नालन यानरान के दृढ़ संकल्प को देखकर चौंक गया। ताली बजाओ, ताली बजाओ, ताली बजाओ।
अचानक हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। हैरानी की बात यह थी कि तालियां बजाने वाली शियाओ यान थी। अपनी किस्मत का नियंत्रण अपने हाथ में लेना, बिल्कुल सही कहा। मैं, शियाओ यान, भी अपने दिल में किसी को रखती हूँ, इसलिए इस शादी को रद्द कर देना चाहिए। शाओ यान के बगल में बैठी शुनेर, शाओ यान के ये कहने पर कि उसके दिल में कोई है, अचानक शर्मा गई। उसके मन में अनगिनत विचार उमड़ने लगे। शाओ यान ने अपनी हमेशा की तरह आत्मविश्वास भरी मुस्कान बनाए रखी और अपनी सीट से उठकर अपनी मंगेतर से कहा, हालांकि मेरे पिता से सार्वजनिक रूप से हमारी सगाई तोड़ने का अनुरोध करके आपने कुल प्रमुख के रूप में मेरे पिता की प्रतिष्ठा को दांव पर लगा दिया है। इस कृत्य से उनका अधिकार बहुत कम हो सकता है और उनके लिए उपहास का कारण बन सकता है। शाओ यान के शब्द सीधे सादे थे और उसकी निगाहें ठंडी और डरावनी हो गईं। उन्हें सगाई की उतनी चिंता नहीं थी, लेकिन अगर वे दोनों पक्षों द्वारा सहमत सगाई को यूं ही तोड़ देते हैं तो उनका शियाओ कबीला भविष्य में अपनी स्थिति कैसे बनाए रख पाएगा। मैं, शियाओ यान, अनुचित नहीं हूं। अगर आप मेरी एक भी चाल झेल सकते हैं तो यह विवाह समझौता समाप्त हो जाएगा। BTTH, प्रतिभा से अजेय तक अध्याय 4 गलत अनुमान वेब नॉवल। शाओ यान के शब्दों से वहां मौजूद सभी लोग चौंक गए। पहले तो गे ये को लगा कि उसने उसे गलत समझा था। अब उसे लग रहा था कि उसने उसे फिर से गलत समझा है। गे ये ने मन ही मन सिर हिलाते हुए कहा, अरे, अहंकार हम पर हावी हो जाता है। यानरान संप्रदाय से उच्च जुबानची विधि का अभ्यास कर रही है और उसकी हरी लकड़ी की तलवार ने पहले ही मामूली स्तर की महारत हासिल कर ली है। इतने दूरदराज के छोटे शहर के एक कबीले के पास शायद उच्च जुबानची विधि का ज्ञान भी नहीं होगा। संक्षेप में, पिछले अध्याय में ग्रीनवुड स्वॉर्ड को ची विधि के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जबकि यहाँ इसका उपयोग दो तकनीक के रूप में किया गया है। बस यह मान लें कि ची विधि और दो तकनीक दोनों एक ही नाम वाली तकनीकों के समूह का हिस्सा हैं। ये गलत नहीं था। भूटान शहर में सबसे उच्च कोटि की ची विधि केवल मध्यवर्ती जुबान श्रेणी की थी। ची विधि की श्रेणी जितनी ऊंची होती है उतनी ही प्रबल और गहन डोची का विकास होता है और स्वाभाविक रूप से उतनी ही शक्तिशाली दो तकनीकें निष्पादित की जाती हैं। ये कहावत कि पद में एक पायदान ऊपर होने से व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है, ची विधियों पर भी लागू होती है। हालांकि ये देखने में विफल रहा कि जब शियाओ यान ने इस तरह के अनुचित द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव रखा तो शियाओ कबीले के एक भी सदस्य, जिसमें शियाओ जान और बुजुर्ग भी शामिल थे, ने इसे अनुचित नहीं पाया। उस समय उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि यह अंतर्निहित आत्मविश्वास कहाँ से आया था। नालन यानरान के चेहरे पर उसकी बातें सुनकर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे अचानक वह कहीं अधिक मिलनसार लगने लगा। क्या वह सच है? इससे पहले कि शियाओ यान जवाब दे पाता, शियाओ मेई ने जोर से कहा, शियाओ यान का वचन सोने के समान है, कुछ लोगों के विपरीत जो अपने वचन से मुकर जाते हैं। नालन यानरान की पलकें अनायास ही फड़क उठीं। दो ऊंची महाद्वीप में विवाह की व्यवस्था प्राचीन काल जैसी ही थी, जिसमें माता पिता और मध्यस्थों की इच्छा का पालन किया जाता था। नालन यानरान अपनी गलती जानते हुए भी अपने दादा नालन जी को बिना बताए ही सगाई तोड़ने आई थी। शाओ यान ने आत्मविश्वास से मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, बिल्कुल, ये सच है। हालांकि अगर आप मेरे इस कदम का सामना नहीं कर सकते तो मैं आपके नालन मैंशन में सार्वजनिक रूप से आपको तलाक दे दूंगी। विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तुम? नालन यानरान दंग रह गई। वह पलटवार करना चाहती थी, लेकिन उसे शब्द नहीं सूझे। गुस्से से उसका चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया और उसने मुट्ठियां भींच लीं। क्योंकि शाओ यान ने अभी जो कहा था, असल में वही वह खुद अभी कर रही थी। नालन यानरान के इरादे सुनने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन असल में उन्होंने उसके बिगड़े हुए और जिद्दी स्वभाव को भी उजागर कर दिया। शियाओ यान ने नालन यानरान की स्वतंत्रता की खोज का विरोध नहीं किया, लेकिन अपने पिता की कीमत पर अपनी स्वतंत्रता की तलाश करने का विचार वह माफ नहीं कर सकता था। हालांकि जियाओ यान मुस्कुराते हुए बोल रहा था और उसका लहजा सौम्य था, लेकिन नालन यानरान उसकी आंखों से समझ गई थी कि अगर वह वास्तव में उसकी इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकी तो वह अपने शब्दों को अमल में लाएगा। शाओ यान मन में बैर रखने वालों में से एक थी। नालन यानरान ने गहरी सांस ली और उसके चारों ओर हल्के नीले रंग की ऊर्जा प्रकट होने लगी। वह जिस ऊर्जा विधि का अभ्यास कर रही थी वह वायु तत्व की थी। उसकी दाहिनी तर्जनी और मध्यमा उंगलियां आपस में मिलकर एक तलवार का आकार ले लिया, जिससे हल्के नीले रंग की एक सर्पिल हवा का झोंका निकला जो आपस में उलझकर एक पवन तलवार बन गया। ग्रीनवुड स्वॉर्ड, जो लो जुबान दो तकनीक को इस हद तक विकसित करने में सक्षम थी कि डोची को एक रूप में प्रकट कर सके, ने साबित कर दिया कि नालन यानरान वास्तव में उस प्रतिभा की मालिक थी जिसे मिस्टी क्लाउड संप्रदाय महत्व देता था। शुरू में नालन यानरान अपनी उच्च श्रेणी की ची विधि का उपयोग दूसरों को धमकाने के लिए नहीं करना चाहती थी, लेकिन शियाओ यान द्वारा प्रस्तावित दांव ने उसके लिए हार बर्दाश्त करना असंभव बना दिया। शाओ यान ने नालन यानरान को देखा और मुस्कुराते हुए उसे चिढ़ाया, रुको, मैं कुछ भूल गई थी। क्या तुम गोली लेने जा रही हो? नालन यानरान ने थोड़ा भौहें चढ़ाईं।
वह जानती थी कि कुछ गोलियां अस्थायी रूप से एक डो प्रैक्टिशनर की शक्ति प्रदान कर सकती हैं। शाओ यान ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी जेब टटोलने लगा। ये तीनों की अचंभित निगाहों के बीच उसने एक सुनहरा सितारा निकाला और उसे बड़े आराम से अपनी छाती पर लगा लिया। वे सभी जानते थे कि सुनहरा तारा किस बात का प्रतीक है। यह एक डो अभ्यासी की पहचान थी। इसका मतलब था कि शियाओ यान पहले से ही एक प्रथम सितारा डो अभ्यासी थी। जब जियाओ यान ने अपनी जेब से एक और सुनहरा तारा निकाला तो गेये का चेहरा असामान्य हो गया। हैरानी की बात यह थी कि जियाओ यान एक द्वितीय श्रेणी का डो अभ्यासी था। इसी क्षण गेये ने शियाओ कुल के शिष्यों के चेहरों पर उपहास भरी मुस्कान देखी, जो सभी ऐसे लग रहे थे मानो वे कोई मजाक होते हुए देख रहे हों। मन में एक अजीब सी बेचैनी के साथ गेये के मन में एक भयानक संदेह पैदा हुआ, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब शियाओ यान ने दोबारा अपनी जेब में हाथ डाला तो गेये का संदेह पुष्ट हो गया। एक 3 सितारा डो प्रैक्टिशनर। उन 3 चमकदार तारों को देखकर गेये और दूसरे बुजुर्ग पूरी तरह से अपना आपा खो बैठे। जब उन्हें पहली बार पता चला कि वुतान शहर का शियाओ यान एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है तो उन्होंने इसे नकार दिया। उनका मानना था कि इतने छोटे से दूरदराज के शहर का 14 या 15 साल का प्रतिभाशाली व्यक्ति ज़्यादा से ज़्यादा 9वें स्तर का डो शिष्य ही बन पाएगा। शायद बाहरी सहायता से वह मुश्किल से ही डो अभ्यासी कहलाने की योग्यता हासिल कर पाएगा। वे गलत थे, वे सरासर गलत थे। गेये और उनके साथी ने एक कनिष्ठ शिष्य के अनुरोध पर वुतान शहर आकर सगाई तोड़ने का फैसला क्यों किया? इसका कारण ये था कि नालन यानरान 17 वर्ष की आयु पूरी करने के तुरंत बाद ही तीसरे स्तर की डो साधना की छात्रा बन गई थी। संप्रदाय प्रमुख युन युन ने उसे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया था और यहाँ तक कि उसे अगले संप्रदाय प्रमुख के रूप में तैयार किए जाने की भी उम्मीद थी। पर्याप्त संसाधनों के साथ 17 वर्षीय 3 स्टार डो प्रैक्टिशनर की प्रतिभा मूल रूप से डो सम्राट के स्तर तक पहुंच सकती है। गेये स्वयं मात्र एक डो ग्रैंड मास्टर थे। उनसे ऊपर 2 स्पिरिट्स थे, 2 स्पिरिट्स से ऊपर 2 किंग्स थे और 2 किंग्स से भी ऊपर 2 सम्राट थे। इन दोनों स्तरों के बीच का अंतर आकाश और पृथ्वी के बीच के अंतर जितना विशाल था। सीधे शब्दों में कहें तो वे नालन यानरान का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वे उसके भविष्य को लेकर आशावादी थे। हालांकि नालन यानरान, जो एक प्रतिष्ठित कुल से आती थी जहां उसके दादा नालन जी एक डो किंग थे, 6ठे स्तर के कीमियागर पिल्किंग गुहे द्वारा परिष्कृत गोलियों की सहायता से मुश्किल से 3 स्टार डो प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंच पाई थी। सुदूर वुतान शहर में जहां संभवतः द्वितीय श्रेणी का कोई रसायनज्ञ भी नहीं मिल सकता था, जियाओ यान की साधना का स्तर आश्चर्यजनक रूप से नालन यानरान के स्तर से मेल खाता था। क्या इस तुलना से यह पता नहीं चलता कि शियाओ यान की प्रतिभा नालन यानरान की प्रतिभा से कहीं अधिक श्रेष्ठ थी? इस समय नालन यानरान के मन में केवल एक ही शब्द गूंज रहा था, समझ से परे। दुनिया को क्या हो गया था? मिस्टी क्लाउड सेक्ट के इतिहास में भी 14 साल के किसी बच्चे का 3 सितारा डो प्रैक्टिशनर स्तर तक पहुंचना बेहद दुर्लभ था। और अब एक दूरदराज के छोटे शहर से ऐसा प्रतिभाशाली व्यक्ति, वह इसे समझ नहीं पाए। इसी क्षण गेये को एहसास हुआ कि उसके सामने खड़े युवक की आत्मविश्वास भरी मुस्कान असली ताकत पर आधारित थी। शाओ यान द्वारा द्वंद्वयुद्ध का प्रस्ताव उन्हें बचने का रास्ता देने के लिए नहीं था, बल्कि इसलिए था क्योंकि वह वास्तव में मानता था कि नालन यानरान उसके एक भी वार का सामना नहीं कर सकती। वह सचमुच में मौजूद था। जब शियाओ यान ने अपने कपड़ों से धूल झाड़ी तो तीनों सुनहरे सितारों पर प्रकाश प्रतिबिंबित हुआ। जल्दी करो, बहुत देर हो रही है। नालन यानरान खुद को एक मुश्किल स्थिति में पा रही थी। अगर वह अब हार मान लेती तो वह अपने गुरु की विरासत संभालने और मिस्टी क्लाउड संप्रदाय की अगली नेता बनने का सपना खो सकती थी। इससे उसकी मानसिक स्थिति भी बिगड़ सकती थी और उसकी साधना पर भी असर पड़ सकता था। सबकी निगाहों के बीच उसने खुद को शांत करने के लिए गहरी सांस ली। उसके गुरु की सलाह उसके कानों में गूंज रही थी, अपने दिल की सुनो। उसकी हरी लकड़ी की तलवार की शक्ति अचानक बढ़ गई। नालन यानरान की हरी लकड़ी की तलवार देखकर गेये ने चैन की सांस ली। समान स्तर की लड़ाई को छोड़ दे तो संप्रदाय प्रमुख के मार्गदर्शन में नालन यानरान की ची विधि और 2 तकनीकें उत्कृष्ट थीं। समान स्तर की लड़ाइयों में इस्तेमाल की गई ची विधि और 2 तकनीक ही निर्णायक कारक साबित होती हैं। वैसे क्या आप लोगों ने कभी छोटे कबीले के नेता को लड़ते हुए देखा है? छोटे कबीले के मुखिया की साधना को देखते हुए कौन बिना किसी कारण के इस तरह की पिटाई चाहेगा? हालांकि मैंने सुना है कि कुछ साल पहले चचेरे भाई शियाओ यू ने छोटे कबीले के नेता का पहाड़ पर पीछा किया था और उनसे लड़ना चाहते थे। उस समय चचेरे भाई शियाओ यू लंबे समय से साधना कर रहे थे और उनकी साधना का स्तर छोटे कबीले के नेता से थोड़ा अधिक था। ऐसा लगता है कि एक ही स्तर के कोई मैच है ही नहीं। नालन यानरान की आंखें अचानक खुल गईं और उसकी निगाहें तेज हो गईं। वह एक तीर की तरह तेजी से आगे बढ़ी। उसके हाथ में मौजूद पवन तलवार सीधे शियाओ यान की ओर चली। इस शक्तिशाली जुबान क्लास 2 टेक्निक हमले के सामने जियाओ यान जरा भी नहीं घबराया।
उसकी डोची तुरंत उसके पूरे शरीर में प्रवाहित होने लगी और उसने मन ही मन दहाड़ते हुए कहा, ऑक्टेन ब्लास्ट, एल्बो स्ट्राइक। हॉल में एक शक्तिशाली झटका लगा। एक एक करके गमले और प्याले चकनाचूर हो गए क्योंकि उनकी आभा फूट पड़ी और उनके हमले आपस में टकरा गए। अगले ही पल एक नाजुक आकृति हॉल से बाहर की ओर उड़ती हुई निकली और लकड़ी के दरवाजों से टकराकर एक जोरदार धमाके के साथ अंदर जा गिरी। गेये ने एक बार फिर गलत अनुमान लगाया था। BTTH, प्रतिभा से अजेय तक अध्याय 5 मिठाई बांटना वेब नॉवल। सिलरान। गे का चेहरा पीला पड़ गया और वह जल्दी ही बाहर भाग गई। कोई शक नहीं कि हवा में उड़कर दूर जा गिरी थी नालन यानारान। गे ये ही नहीं बल्कि अपराधी के पिता सियाओ जान भी दांग रह गए। उनके बेटे की युद्ध शक्ति इतनी जबरदस्त थी। ये तो मिस्टिक लॉर्ड संप्रदाय का शिष्य था। इसके अलावा नालन यानारान केवल एक साधारण शिष्य नहीं था, वह एक परमाणु साइंटिस्ट था जिसे स्वयं संप्रदाय के प्रमुखों ने शिष्य के रूप में अपना लिया और अगले संप्रदाय के प्रमुखों को तैयार कर लिया। आश्चर्य की बात तो यह है कि वह अपने ही साधना स्तर के किसी व्यक्ति का एक भी युद्ध का सामना नहीं कर सका। आदर्श कौन इस बात पर विश्वास करेगा? यदि यह खबर मिस्टी क्लाउड क्लैन तक फैली हुई है तो इससे पूरा संप्रदाय हिल जाएगा। गेये ने तुरंत नालन यानारान को एक गोली दी। सौभाग्य से उनकी साधना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि उनकी नासें खराब नहीं हुई थीं। दुर्भाग्य से उसकी 2 ऊँगलियां टूट गईं और असामान्य रूप से मुड़ गईं। अब उनके पास एक ही विकल्प बचा था कि वे वापस आ गए विक्रेता पिलकिंग भू से उनकी हड्डी बढ़ाने वाली गोलियां बनवाएं। इस समय यानारान इतना दुखी था कि उसे दर्द भी भूल गया था। वह वास्तव में होनेस थी और एक भी चाल सहन नहीं कर पा रही थी। शाओ यान भी पिशाच से नहीं था। तेज हवा के धारे से उसके कपड़े के सामान फटकर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे और उसकी दाहिनी कोहनी पर एक कट लग गया था जिसमें खून की एक बूंद गिर गई थी। उसने अपने घाव को देखा और बेचैनी से सिर हिलाया। मुझे अभी और अधिक लगन से अभ्यास करने की आवश्यकता है, अंततः मुझे चोट लग गई। नालन यानारान के शब्दों को लगभग दम तोड़ दिया गया। उसने तो चोट न लगना के बारे में भी सोचा था। छोटा वंश का सरदार अजेय है। छोटे कबीले के नेता। प्रशंसा की गूंजती आवाजें ग्रेगर की तरह अराउंड और की गूंजें। शियाओ कबीले की युवा पीढ़ी की लड़ाइयों में अजेय था। उन्हें नालन यानारान को एक ही युद्ध में कोई चमत्कार नहीं दिखा। लेकिन पिछली पीढ़ी को इस तरह नहीं बनाया गया था। दुनिया तर्क पर रोबोट थी, न कि किसी खेल की तरह जहां नंबर हासिल आम बात हो। शाओ जान की परस्पर विरोधी धीमी तेज हो गईं। कुल प्रमुख होने के नाते वह शाओ कुल के बारे में और से भी बेहतर जानकारी देता था। शाओ यान द्वारा इस्तेमाल की गई 2 तकनीक निश्चित रूप से कुल की तकनीक में से नहीं थी। यह उन्नत तकनीक जुबान श्रेणी की हरी लकड़ी की तलवारों से श्रेष्ठ थी और ज़ियाओ यान ने इसमें काफ़ी सफलता हासिल की थी, जिससे पता चला कि वह कुछ समय से इसका अभ्यास कर रही थी। शाओ जान के मन में कई तरह के विचार आने लगे जब उसने एक तरफ देखा। उसने सोचा, क्या ये सुन सकता है? शाओ यान ने अपना हाथ उठाया और जयकारे अचानक चले गए। वह शांत भाव से दहलीज तक गया और नालन यानारान की ओर देखते हुए बोला, चूंकि तुम हार गई हो, हमारे एकांत के अनुसार मैं नालन हवेली में सार्वजनिक रूप से तलाक दे देता हूँ। असंभव। ये अचानक उठ खड़ा हुआ। अगर ऐसा हुआ तो ये बात सबको पता चल जाएगी कि नालन यानारान ने बड़ों की अवहेलना करते हुए मिस्टी क्लाउड संप्रदाय के शक्तिशाली लोगों की मदद से जबरदस्ती शादी रद्द करवा दी है। 2 ऊंची महाद्वीप में ऐसा कृत्य घोर अपमान माना जाता था। मिस्टी क्लाउड संप्रदाय कभी भी ऐसे अपमान के दोषी व्यक्ति को अपना संप्रदाय नेता नहीं बनने देगा। इसके अलावा इससे संप्रदाय की प्रतिष्ठा धूमिल हो सकती थी। ऐसा प्रतीत होता कि वे अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके दूसरों को धमका रहे हैं और वे इसके लिए दोषी ठहराए जाने से बच नहीं पाते। इसलिए उन्होंने गुप्त रूप से विवाह रद्द करने का फैसला किया था और शुरुआत से ही माफी के तौर पर उपहार भी तैयार रखे थे। शाओ यान ने व्यंग्यपूर्ण मुस्कान के साथ कहा, अब क्या मिस्टी क्लाउड संप्रदाय भी बड़ों को उकसाने के लिए युवाओं पर हमला करो वाली रणनीति का समर्थन करता है? ये की पलकें फड़क उठीं। वह वास्तव में कुछ करना चाहता था। हालांकि जब उसने शियाओ यान के पीछे शक्तिशाली 2 ग्रैंड मास्टर्स को देखा तो उसे एहसास हुआ कि अगर उसने सच में कोई कदम उठाया तो पूरा शियाओ कबीला जमकर पलटवार करेगा। एक मधुर मुस्कान के साथ गेये ने शियाओ यान को थोड़ा झुककर प्रणाम किया और कहा, युवा मित्र शियाओ यान, ये घटना वास्तव में यानारान की गलती है। यदि आप इच्छुक हैं तो मैं आपको मिस्टी क्लाउड संप्रदाय में एक प्रमुख शिष्य के रूप में शुभान श्रेणी के डोहो कौशल का अध्ययन करने का अवसर प्रदान कर सकता हूं। हम यानारान की जल्दबाजी में की गई कार्रवाई के लिए उचित मुआवजा भी देंगे। शाओ यान ने कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाए और हाथ हिलाकर बात टालते हुए कहा, मैं आपके मिस्टी क्लाउड सेक्ट में शामिल नहीं होना चाहता। मुझे आपके सेक्ट की शिक्षण पद्धति पसंद नहीं आई। 3 साल। नालन यानारान की आंखें थोड़ी नम थी जब उसने शियाओ यान को देखा। उसकी मुट्ठी आस्तीन में छिपी हुई इतनी कसकर भींची हुई थी कि उसकी उंगलियों के जोड़ सफ़ेद पड़ गए थे। उसने अपनी टूटी हुई उंगलियों के दर्द को सहते हुए शियाओ यान की नाक की ओर इशारा किया और चिल्लाई, शियाओ यान।
मुझे 3 साल दो। 3 साल में मैं, नालन यानरान, तुम्हें ज़रूर हरा दूंगी और आज की हार की शर्म को मिटा दूंगी। अगर 3 साल बाद भी मैं आपके बराबर नहीं हुई तो चाहे आप मेरी जान लेना चाहें या मुझे नौकर या गुलाम बना लें, मुझे, नालन यानरान को कोई पछतावा या शिकायत नहीं होगी। शाओ यान का चेहरा शांत था, उसके विचारों का कोई आभास नहीं हो रहा था। वहीं उसका मन गहन चिंतन में मग्न था। कुछ ही क्षणों बाद वह हॉल की ओर मुड़ा और शांत स्वर में बोला, शाओ, कुल के मामलों का निर्णय स्वाभाविक रूप से कुल प्रमुख ही करते हैं। हमारे शरीर और हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता द्वारा हमें दिया गया है। मेरे पिता का निर्णय ही मेरा निर्णय है। जियाओ यान की बातें सुनकर गेये और जियाओ जान दोनों ने राहत की सांस ली। जियाओ यान स्पष्ट रूप से दोनों पक्षों को बाहर निकलने का रास्ता दे रही थी। अब जब वह छोटे कबीले का मुखिया बन चुका था तो वह शियाओ कबीले के लिए कोई शक्तिशाली शत्रु खड़ा नहीं करना चाहता था। इसके अलावा यह मामला शियाओ जान से भी कुछ हद तक जुड़ा हुआ था। हालांकि शियाओ यान के दादाजी का देहांत हो चुका था, लेकिन शियाओ जान अभी भी जीवित था। इसलिए शियाओ यान ने इस मामले का फैसला अपने पिता पर छोड़ दिया। नालन यानरान ने दर्द से कराहते हुए और अपने निचले होंठ को काटते हुए शियाओ जान को प्रणाम किया और कहा, चाचा शियाओ, इस बार मुझसे लापरवाही हुई और मैंने आपको नाराज कर दिया। कृपया मेरी क्षमा स्वीकार करें और यदि संभव हो तो जब भी आपके पास समय हो, नालन हवेली में हमारे अतिथि के रूप में अवश्य पधारें। शाओ जान ने अपनी नामात्र की बहू को बेबसी भरी निगाहों से देखा। पहले तो नालन यानरान के अहंकार ने उन्हें गुस्सा दिलाया था, लेकिन अब उन्हें लगा कि शायद उनके बेटे ने उनके साथ कुछ ज्यादा ही सख्ती बरती है। बस करो, तुम्हें सबक मिल गया है। शादी का समझौता वाकई में हम दोनों बूढ़े आदमियों ने ठीक से नहीं सोचा था। तो फिर इसे 3 साल के लिए ही रहने दो। इससे मुझे और नालन जी को इस मामले पर ठीक से चर्चा करने का समय भी मिल जाएगा। आपकी समझदारी के लिए धन्यवाद, अंकल शियाओ, नालन यानरान ने थोड़ा झुकते हुए कहा। इस गोली को माफ़ी समझिए। नालन यानरान के जाते समय उसने शियाओ यान को गहरी निगाहों से देखा, मानो उसकी छवि को अपनी स्मृति में अंकित करना चाहती हो। उसकी आंखों से स्पष्ट था कि चाहे शियाओ यान दुनिया के किसी भी कोने में क्यों न हो, वह 3 साल बाद उससे फिर से मुकाबला करेगी। नालन यानरान के जाने के बाद ही हॉल में मौजूद सभी लोगों को एक बात का एहसास हुआ। जी हाँ, जमीन पर पिलकिंग गुहे द्वारा निर्मित एक गोली पड़ी थी। गल्प, चारों ओर निगलने की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं और यहाँ तक कि तीनों बुजुर्गों की आंखों में भी एक तरह की उदासी झलक रही थी। हालांकि किसी ने भी आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। इसके बजाय सभी ने शियाओ यान की ओर देखा, क्योंकि गोली सही मायने में उसी की थी। जब जियाओ यान ने देखा कि सभी लोग उसे देख रहे हैं तो वह नीचे झुका और गोली को ऐसे उठाया जैसे वह कोई छोटा पत्थर हो, फिर धीरे से उस पर जमी धूल को झाड़ दिया। शाओ यान ने गोली की सुगंध सूंघी और आत्मविश्वास से कहा, यह 4थी श्रेणी की क्यूई गैदरिंग पिल है। ऊर्जा संचय की गोली। उसकी बातें सुनकर सबकी निगाहें उसके हाथ में मौजूद गोली पर टिक गईं। बड़े बुजुर्ग ने सूंघते हुए कहा, सचमुच यह एक ची एकत्र करने वाली गोली है और इसकी सुगंध और रूप रंग से पता चलता है कि यह एक उत्कृष्ट उत्पाद है। ये सचमुच गोली के राजा के हाथों से आने के योग्य है। ची गैदरिंग पिल का उद्देश्य क्या है? ची गैदरिंग पिल का उद्देश्य सरल है। ये 9वें चरण के डोऊ शिष्य को अपने डोऊ ची साइक्लोन को 100% सफलतापूर्वक संघनित करने और डोऊ अभ्यासी बनने में सक्षम बना सकता है। इतना ही नहीं, अच्छी गुणवत्ता वाली ची गैदरिंग पिल चक्रवात को संघनित करते हुए किसी की साधना को थोड़ा बेहतर भी कर सकती है, जिससे नींव मजबूत होती है। कुल के शिष्यों की आंखों में व्याप्त लालसा से यह समझा जा सकता था कि एक साधक के लिए औषधीय गोली कितनी आकर्षक हो सकती है। असंख्य लोगों के रहस्यों का स्रोत रसायन शास्त्रीय अध्ययन था, जो इस प्रकार की गोलियां तैयार करता था। वहां मौजूद लोगों में से केवल सियाओ यान और शुनेर ने ही गोली लेने की इच्छा नहीं दिखाई। इसका कारण सीधा सा था, वे पहले से ही 2 अभ्यास थे और उनके लिए कोई काम नहीं था। शियाओ यान ने गोली की जांच करने के बाद पूछा, महागुरु, मैंने सुना है कि शियाओ निंग रोमानिया चरण के 2 शिष्य बनने वाले हैं। यह आश्चर्यचकित कर देने वाला बुजुर्ग का चेहरा खुशी से चमक उठा। उन्होंने अभी भी अचंभित सियाओ निंग की ओर मुड़कर चिल्लाते हुए कहा, अरे छोटे बदमाश, तुम अभी भी यहीं क्यों हो? इधर आओ। आपके दादाजी की चीख सुनकर शियाओ निंग चौंक गई। वह जल्दी से बड़े बुजुर्ग के पास पहुंचे, फिर से छोटे कुल के नेताओं को जवाब देते हुए कहा, छोटे कुल के नेताओं की प्रतिभा का जवाब देते हुए, मैं जल्द ही 9वें चरण के 2 शिष्य बन जाऊंगा। हालांकि मेरी प्रतिभा छोटे कुल के नेताओं की प्रतिभा का 10 साल का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन अगर आप मुझे 1 और साल का मौका देते हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं 9वें चरण के 2 शिष्य बन जाऊंगा। एक दृढ़ दृश्य। खैर ही जियाओ निंग ग्रैंड एल्डर का पोता था, लेकिन इस क्यूई गैदरिंग पिल को प्राप्त करने के लिए कोई मामूली बात नहीं थी, उसे एक ठोस वादा किया गया। शाओ यान ने संतुष्टि से सिर हिलाया और कीमती क्यूई गैदरिंग पिल को संकट से शाओ निंग की ओर फेंक दिया, मानो वह हैलोवीन पर बच्चों को बदनाम करती रही हो। अच्छी तरह से खेती करो और अपने परिवार की खोज करो, उन्हें निराश मत करो।